एनडीए सरकार या नीतीश, फिर एक बार नतीजों का है इंतजार कि किसका बिहार। जी हां, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सभी के मन में यही खड़ा हो रहा है और बस कुछ पलों का इंतजार, क्योंकि 5 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बैलेट पेपर सबसे पहले खोले जाएंगे और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीन खोलनी शुरू हो जाएगी। कुछ पलों में ही शुरू होने वाली है वोटों की गिनती। दिल की धड़कनें हर एक दल की बढ़ी हुई हैं। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सवाल बड़ा ये है कि नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा या फिर नीतीश कुमार का विकास मॉडल, जिसका दावा बार बार वो कर रहे थे। वोटों की गिनती पर नजर रखें उम्मीदवार। ये कहा गया है बीजेपी की ओर से हर गलती की लिखित शिकायत करें, क्योंकि बीजेपी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी तरह की से नुकसान उसे उठाना पड़े। हर उम्मीदवार अपने पास नोट पैड रखें। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को ये निर्देश दिए हैं। इसी पर एक क्विक कमेंट दीपक जी आपसे। हर एक उम्मीदवार जो है वो वोटों की गिनती पर नजर रखे, ये कहकर आखिर दर्शाना क्या चाहती है बीजेपी? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान जयललिता जब काउंटिंग सेंटर से बाहर निकली थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था, वोटिंग सेंटर से बाहर निकली थी तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं कहीं भी बटन दबा रहा है हमारा आदमी, शिकायत हो रही है कि वो बटन डीएमके को जा रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह के निर्देश तभी देती हैं जब उनको लगता है कि वो एक लूज विकेट के ऊपर खड़ी हुई हैं, उनको किसी बात की डर सताता है, आशंका सताती है, क्योंकि ये डर सिर्फ उनकी पॉलिटिकल पार्टी या नीतीश और लालू के गठबंधन से नहीं है, ये डर इलेक्शन कमीशन से भी है और इलेक्शन कमीशन को भारत सरकार गवर्न करती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हल्का सा डिस्परेशन भारतीय जनता पार्टी में है, जिसके चलते उसने ये निर्देश अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको दिए। पटना बीजेपी दफ्तर का सीधे रुख करेंगे। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, किस बात का डर सता रहा है बीजेपी को, जिसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपने बाकी के नेताओं के, खासतौर से जो उम्मीदवार हैं, उन्हें ये निर्देश दिए? चित्रा, हमारे पास जो खबर आई है वो यही है कि बीजेपी मान के चल रही है करीब 30 से 40 सीटों पर काफी क्लोज फाइट है और वहां कुछ वोटों के अंतर से हार या जीत हो सकती है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व ने अपने सभी जो एमएलए कैंडिडेट्स हैं उन सबको निर्देश जारी कर दिए हैं कि अपने साथ लेटर पैड रखें और कोई भी छोटी से छोटी गड़बड़ी होती है तो उसकी लिखित में शिकायत करें। खास तौर पर मैसेज दिया है कि मौखिक शिकायत ना करें, कोई भी छोटी से छोटी गड़बड़ी हो उसकी लिखित शिकायत तुरंत दर्ज कराएं और उसके साथ ही जो अंदर जो भी हलचल हो उसकी बाहर किस तरह से मैसेज बाहर तक पहुंचे, इस तरह की व्यवस्था करने के लिए भी वहां कैंडिडेट्स को बोला गया है। खुद बीजेपी नेतृत्व इस पर पैनी निगाह रख रहा है और अमित शाह पल पल की खबरें ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर ड्यूटी लगा दी गई है स्टेट लीडर्स की, जिसमें संगठन महामंत्री नागेंद्र जी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे। उनको साफ तौर पर कहा गया कि अगर कहीं भी किसी भी कोई गड़बड़ी की सूचना आती है तो उसकी लिखित में शिकायत करने के बाद बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को उससे अवगत कराया जाए। जी सर, लेकिन यतेंद्र, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का निर्देश आज तक मैंने पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिया हो ऐसा तो नहीं सुना है। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो फिर इस तरह के निर्देश देने की जरूरत क्या पड़ी पार्टी को? देखिए, जरूरत यही है कि बीजेपी मान के चल रही है 30 से 40 सीटें काफी अहम है जहां पर क्लोज फाइट है, कुछ वोटों के अंतर से ही हार जीत हो सकती है। ऐसे में अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो बीजेपी जो मानकर चल रही है वो 30 से 40 सीटें वो हार सकती है और जो मान के चल रहे हैं कि उनकी सरकार आ सकती है वो सरकार हाथ से फिसल सकती है। ऐसे में कोई चूक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इस वजह से तमाम कैंडिडेट्स को मैसेज कर दिया गया है। खुद संगठन महामंत्री मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी होती है तो लिखित में शिकायत करें, मौखिक शिकायत ना करें। अगर छोटी सी भी गड़बड़ी नजर में आती है तो उसको गंभीरता से लें और उस सूचना को बाद में जो बाहर उनके कार्यकर्ता होंगे या लीडर्स होंगे उन तक पहुंचाएं, जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व तक वो सूचना जानी चाहिए। और खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पल पल की खबर लेंगे, इस तरह की ताकीद कर दी गई है। साफ तौर पर माना जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं काफी बड़े तनाव में है, काफी असमंजस में है, क्योंकि एक एक सीट काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह का मुकाबला, रोचक मुकाबला देखने को मिला है और जिस तरह की राजनीति को देखने को मिल रही है, ऐसे में बीजेपी नेतृत्व को अंदेशा है कि कहीं कुछ चूक होती है तो उसका बाहरी नुकसान सियासी तौर पर बीजेपी को हो सकता है। ऐसे में कोई चूक ना हो, इस वजह से इस तरह के निर्देश पहली बार बीजेपी ने जारी किए हैं। जी चित्रा, 7:59 हो गए हैं, आखिरी मिनट बाकी है जब ईवीएम खुल जाएंगी। पहले पोस्टल बैलेट चूक होती है तो उसका बाहरी नुकसान सियासी तौर पर बीजेपी को हो सकता है। ऐसे में कोई चूक ना हो, इस वजह से इस तरह के निर्देश पहली बार बीजेपी ने जारी किए हैं। जी चित्रा, 7:59 हो गए हैं, आखिरी मिनट बाकी है जब ईवीएम खुल जाएंगी। पहले पोस्टल बैलेट आएंगे, 8:15 से 8:20 तक पहला रुझान मिल जाएगा। सबसे एक फाइनल कमेंट लेते हैं, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है सर? नहीं, मैं तो कल वाले प्रेडिक्शन पर अभी भी कायम हूं जब तक गलत साबित न हो जाए।
उसके 2-3 और 8 कारण बज गए हैं सब। 8 बज गए, मतगणना शुरू हो गई है। जी सर। उसका एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो वोट में बदलेगी? लोकसभा चुनाव में तो नहीं बदलेगी। अब ये टेस्ट है कि चूंकि वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, शायद इसलिए लोगों ने उस समय उनको नजरअंदाज किया हो। अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तो इसलिए उनको वो जो लोकप्रियता है वो वोट में बदले। अगर नीतीश कुमार को भरोसा होता अपनी लोकप्रियता के वोट में बदलने का पूरी तरह से, जिस स्तर की लोकप्रियता है, तो शायद वो लालू के साथ न जाते। उनको मालूम है कि लालू को साथ लिए बिना ये वैतरणी पार नहीं कर सकते। अब तो लालू को साथ ले लिया। हाँ, तो लालू को साथ। हाँ, तो अब उसके दोनों पक्ष हैं। उसका फायदा ये है कि लालू के पास वोट है, उसका नुकसान ये है कि लालू की जो छवि है, जिसका विरोध करके नीतीश कुमार ने 10 साल राज किया, उस पर लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि हम जो पहले कह रहे थे वो गलत था, आज जो कह रहे हैं वो सही है। अनुज जी, मेरा आकलन और उसके कारण आपके जो अभी प्रदीप जी ने कहा उसके भीतर ही छुपा हुआ है। यदि नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट के रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं तो वो सीएम होंगे। लोकसभा चुनाव में चूंकि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए लोगों ने फिर वो जिनको पीएम पब्लिक मान रही थी उसके लिए वोट किया था। इसलिए मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी को स्पष्ट बहुमत आसानी से मिलना चाहिए। विनोद जी, देखिए वही बात मैं भी कहूंगा। मैं भी जो मेरा कल का आकलन था मैं उस पर कायम हूं। कोई रात भर में 10 घंटे में कोई जो है मैं उससे बदलाव नहीं करूंगा, नतीजे आएंगे उसके बाद। देखिए एक तो लोकप्रियता नीतीश कुमार की अक्रॉस द आप भी देख के आए, हम सब देख के आए, उसमें कोई, और ये बहुत कम होता है कि जब चीफ मिनिस्टर इतना लोकप्रिय हो और उसको लोग वोट न दें। बिल्कुल। एक बात। और दूसरी बात, अगर आंकड़ों का गणित देखें तो वो भी उनके पक्ष में जाता है हिसाब से। और लालू यादव, अगर जैसा प्रदीप जी ने कहा, अगर उनके लिए लायबिलिटी थे तो एसेट भी थे। अब ये तय होगा कि एसेट साबित हुए या लायबिलिटी साबित हुए, क्योंकि लालू यादव का जो स्ट्रक्चर है, जो वोट बैंक, अगर नीतीश कुमार सिर्फ लोकप्रियता के भरोसे लड़ते तो लोकप्रियता के भरोसे इस देश में तमाम लोग चुनाव हार चुके हैं। लोकप्रियता के साथ साथ उस लोकप्रियता को लोगों के बीच में ले जाने वाला तंत्र भी चाहिए। वो तंत्र जो है वो लालू प्रसाद यादव ने इनको दिया। चित्रा। और 2 दशक के बाद ऐसा हो रहा है, एक दूसरे को कोसने वाले लोग अब एक साथ चुनावी मैदान में हैं और एक दूसरे की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। लेकिन चित्रा, आपका प्रेडिक्शन तो बताइए। महागठबंधन। चलिए, चित्रा का प्रेडिक्शन है महागठबंधन का। जी, प्रकाश पांडे नीतीश कुमार की आवाज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, अब तो नीतीश जी की नजरें भी टीवी स्क्रीन पर ही होंगी, क्योंकि दिल की धड़कनें तो जाहिर तौर पर पिछले काफी दिनों से उनकी बढ़ी हुई हैं, लेकिन अब इस बात का इंतजार कि उनकी बनेगी क्या सरकार, और यही उम्मीद वो कर भी रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रही है चित्रा, क्योंकि नेता लाख पोस्टर दें, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है ना, पोस्टर का एक बहुत बड़ा मायने होता है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या महागठबंधन के नेता हो। बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन सबकी धड़कनें तो बढ़ी हुई थी, और जिसका नतीजा हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, किस तरह 5 नेता जो हैं, 2 बीजेपी के, 3 जेडीयू के, अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन सुबह 7 बजे से जैसे हमें खबर मिल रही थी कि नीतीश कुमार जग के टहल रहे थे, 1 घंटे वॉक करते हैं, और 8 बजे से वो टीवी देखने बैठ जाएंगे। उनके एक बहुत निजी मित्र हैं, कोई उमेश मिश्रा जी, वो जरूर यहां पहुंचे हैं, और एक संजय सिंह गांधी, एक एमएलसी है, वो अभी जस्ट उनसे हम लोगों ने बात की, वो अब अंदर जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं केवल सीएम साहब को नमस्कार करूंगा और मेरा कुछ निजी काम है वो करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो क्योंकि सीएम साहब अब टीवी देखेंगे, 1 घंटे पहले जगह के उनसे जब बात हुई तभी मैंने उनसे समय लिया था। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की गहमा गहमी जरूर बढ़ गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्नीफर्स चौक भी आ चुके हैं, लेकिन नीतीश जी में जो है, एक कल भी जो अनौपचारिक बातचीत में जो बार बार वो पोस्टर दे रहे थे कि बड़े बेलौस तरीके से बैठे हुए थे, आम बातें कर रहे थे। चुनाव में उन्होंने बताया कि इस बार बहुत रैलियां हुई, ये हुई, और दिल्ली की बातें वो करते रहे, लेकिन राजनीतिक तौर पे क्या बातें होनी चाहिए उस तौर पे उन्होंने कोई बात नहीं की। अलग से जब मिलने की कोशिश की और उनसे कल के लिए पूछा कि बेस्ट ऑफ लक, आप आराम से सोइए, तो उन्होंने कहा अरे कल तो मुलाकात होगी आप लोगों से। और जो फिर बातचीत अन्य नेताओं से हुई तो उसमें ये कहा गया कि 9-10 बजे के बाद जो रुझान आने लगेंगे तो कुछ नेता यहां पहुंचेंगे, और ये तय होगा कि 11 या 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और क्या नतीजे आते हैं, क्या रुझान होते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तय होगा। तब मीडिया को शायद अंदर आने की अनुमति मिले, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है लालू भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चित्रा, दिलचस्प बात यह है कि लालू ने सबसे ज्यादा 233 सभाएं की, बिल्कुल। वहीं नीतीश कुमार ने 211 सभाएं की और दूसरे नंबर पर है, और 25 रैलियां खुद प्रधानमंत्री ने की। यानी आप
अनुमान लगा सकते हैं इसका बहुत अच्छी तरीके से कि कितना बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न आपकी जगह बनाया गया, एनडीए ने बिल्कुल। इसको बना लिया था। बिल्कुल। और सीएम वर्सेस पीएम की ये लड़ाई हमें पूरे दौरान नजर आई, लेकिन महत्वपूर्ण बात, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं बिहार में? महागठबंधन। महागठबंधन की। मेरा कम से कम आकलन यही कहता है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर महागठबंधन। लेकिन जो एग्जिट पोल के का जो औसत आया है वो भी ज्यादा सीटें दिखा रहा है। हालांकि 122 नहीं, औसत में 119 मिल रही है महागठबंधन को और 117 सीटें एनडीए को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता जी जो सर, है चित्रा 155 टुडे चाणक्य। हाँ, टुडे चाणक्य ने तो सबको थोड़ा वो कर उसको दिया। बैलेंस करने वरना के अगर लिए। वो उसको अगर हटा दे तो फिर अलग स्थिति। क्लियर मेजोरिटी आ रही। लेकिन तीन वो कौन और सी अगर एक्सेस महत्वपूर्ण वाला उसमें जोड़ बातें दें, जी एक्सेस का जो नहीं आया, जो बाद में वेबसाइट पे आया, वो जोड़ दें तो फिर औसत बदल जाएगा। बिल्कुल एक्सेस का जोड़ने के बाद। लेकिन एक्शन, मिमिक्री, मंडलवाद, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, गोमांस, तमाम बातों के लिए जाना जाएगा ये चुनाव। लेकिन दीपक जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, तीन वो मुख्य बातें आप क्या बताना चाहेंगे जिसने महागठबंधन की स्थिति बिहार में मजबूत कर दी थी? सबसे पहला उनका वोट परसेंटेज। अगर आप लोकसभा चुनाव का पीक देखें, जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी, उस जमाने में उसमें जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 44.30% वोट मिले थे और उसी हालत में एनडीए को 38.80% वोट मिले थे। तब पीएम का चुनाव हो रहा था। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी अपने पीक पर थे और साथ ही साथ नीतीश कुमार कहीं रेस में नहीं थे। तो अगर इनका तीनों का वोट परसेंटेज जोड़ा जाए और इसमें 2-3% का भी इधर उधर हो जाए तो भी महागठबंधन आगे रहता है। दूसरा, एनडीए का कोई चेहरा नहीं देना मुख्यमंत्री के तौर पर, और नीतीश कुमार सभी लोगों को पसंद है। तीसरा, 10 साल का शासन नीतीश कुमार का, जिसने बिहार के अंदर कई बदलाव देखे हैं। तो मुझे लगता है ये तीन मुख्य मुद्दे हैं जिसके चलते अगर महागठबंधन जंगल राज काम नहीं आया, जंगल राज काम नहीं आया, क्योंकि जंगल राज को गुजरे 10 साल हो गए हैं और एक जनरेशन ऐसी आके चली गई है कि उसको इस जंगल राज के बारे में कुछ पता नहीं है। और जैसा कि अनुज जी ने बताया कि कितने नए वोटर्स इस बार चुनाव लड़ रहा है। सीधे चलते हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास, जो इस वक्त लालू यादव के घर पे मौजूद है। राकेश, क्या माहौल है लालू के घर पे इस वक्त? देखिए दीपक जी, लालू प्रसाद यादव के घर पे गहमागहमी काफी बढ़ गई है। यहाँ पर आरजेडी के नेताओं का आना शुरू है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आपने भी देखा होगा, मेरे पीछे यहाँ पर लालू प्रसाद यादव अक्सर अपने जो वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा करते हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मनोज झा पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ जयप्रकाश यादव यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार लालू प्रसाद यादव बातचीत कर रहे हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुबह ही जब वो हम लोग से रूबरू हुए, मीडिया से रूबरू हुए, तो आत्मविश्वास से काफी लबरेज नजर आ रहे थे। कल भी देर रात तक हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे। वो लगातार चरण दर चरण बता रहे थे कि आखिरकार महागठबंधन की जीत, जो 190 का जो उनका आंकड़ा है, जो लगातार 5वीं चरण का मतदान हुआ है, उसके बाद अपने 190 के लेकर जो जिस तरह से वो लगातार दावे कर रहे हैं, उस पर भी वो कायम थे। और उन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरह से वो 190 के आंकड़ा पहुंचेंगे। और जिस तरह से लगातार अभी भी सुबह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, तो लालू प्रसाद यादव जो हैं पूरी तौर से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा दीपक जी कि जिस तरह से पिछले बार भी कई बार लालू प्रसाद यादव लगातार इस तरह के दावे करते रहे हैं, लेकिन क्या इस बार का दावा सही साबित होगा या नहीं, ये अब से कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। दीपक जी, लेकिन लालू सुबह सुबह दरबार लगाते हैं, तो क्या उनका दरबार आज का शुरू हो चुका है? देखिए दीपक जी, शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर नेताओं का आना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि करीब 12 बजे यहाँ पर रघुवंश प्रसाद जी भी पहुंचेंगे। 2-3 नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पहले पहुंचने बीजेपी के अजित शाश्वत भागलपुर से आगे, पहला रुझान ये सामने आया है। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में कुछ भी कहना। तारापुर से शकुनी चौधरी हमके और अलौली से एलजेपी के पशुपति पारस, रामविलास पासवान के भाई हैं। इमामगंज से जीतन राम मांझी और मखदूमपुर से भी जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं। एनडीए, अगर शुरुआती की हम बात करें तो सारे रुझान एनडीए की ओर ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक रुझान आश्चर्यजनक है, क्योंकि नोखा से रामेश्वर चौरसिया पीछे चल रहे हैं, जो मुझे बड़ा आश्चर्य करेगा। 2 बार के सिटिंग एमएलए हैं। देखिए, बिहार चुनाव का पहला रुझान क्या कहता है? पहला रुझान कहता है कि भागलपुर से बीजेपी के अजित शाश्वत आगे हैं, तारापुर से हम के शकुनी चौधरी आगे हैं, अलौली से एलजेपी के पशुपति पारस, जो रामविलास पासवान के भाई हैं, वो आगे हैं। इमामगंज से जीतन राम मांझी आगे और मखदूमपुर से भी जीतन राम मांझी
आगे चल रहे हैं। तो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, इमामगंज और मखदूमपुर, और दोनों सीटों से फिलहाल जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ 10 मिनट का रुझान है। पोस्टल बैलेट है तो बीजेपी की तरफ स्क्यूड हो सकते हैं, झुके हुए हो सकते हैं। वो अक्सर ये होता है कि शुरुआत होती है तो बीजेपी, हाँ, पोस्टल बैलेट से तो बीजेपी आगे दिखती है, बाद में धीरे धीरे जो है ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिला, हिमाचल में भी यही हो गई है। और ज्योति कुमार सिंह भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, सीधे मैं उनका रुख कर लेती हूं। ज्योति कुमार जी, महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं? महागठबंधन को इतनी सीटें आ रही हैं जितनी की हमारे महागठबंधन के लोग आशा कर रहे थे और दावे कर रहे थे। कितनी आशा कर रहे थे? याद है कि जब दीपक चौरसिया जी भागलपुर आए थे तो उन्होंने हम लोग 180-190 सीट पर अपने दावे पर कायम है। मुझे तो याद है कि दीपक चौरसिया जी जब भागलपुर आए थे और अभी जो रुझान के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आए भी नहीं थे। तो महागठबंधन के लोग इतने आश्वस्त हैं क्योंकि यहां की जनता जान चुकी है कि जो सपनों के जो गुब्बारे और जो गुमराह करने वाले गुब्बारे इस बार फटने वाले हैं, इसलिए महागठबंधन के लोग बहुत आश्वस्त हैं। महागठबंधन के लोग, लेकिन कांग्रेस कितनी आश्वस्त होगी, सवाल यह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 40 सीटें कांग्रेस को देकर वो 40 तो खुद ब खुद महागठबंधन ने एनडीए की झोली में डाल दी हैं। लेकिन अगर तीनों के वोट बैंक जुड़ते हैं तो एक दूसरा सिनेरियो चित्र यहां पर आ जाएगा। लेकिन प्रदीप जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि लालू 180 से 190 सीटों का दावा कर रहे हैं। लालू के दावे में 190 सीटें साफ दिखाई दे रही हैं। क्या लालू ओवर कॉन्फिडेंट है? निश्चित रूप से हमें लगता है कि देखिए, अभी तक जो कंसेंसस है एक बात पर कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, लेकिन वो क्लोज कंटेस्ट जब सीटों में बदलेगा तो वो एक तरफा हो सकता है। लेकिन 190 थोड़ा एग्जेजरेशन लगता है। अब हो सकता है कि आ भी जाए, मतलब ये असंभव बात तो नहीं है। 90 उनके दिल में बसा है ना, क्योंकि 1990 के बाद बहुत सारी चीजें नई हो रही है, तो 190 इस लिहाज से उन्होंने कह दिया होगा। क्योंकि 2 चीजें मैं जल्दी से गिनाते हुए चिराग पासवान ने क्या कहा है बता दूं। 90 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब जेडीयू आरजेडी एक साथ चुनावी मैदान में है। 90 के बाद ऐसा हो रहा है जब पहली बार मुख्यमंत्री पद का कोई भी दावेदार आरजेडी की ओर से मैदान में नहीं है। चिराग पासवान किस तरह से कर रहे हैं एनडीए की जीत की दावे, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने। सुनिए जी, थोड़ी देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्या लगता है? पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे रुझान आएंगे और जैसे जैसे परिणाम उसके बाद सामने आएंगे, हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इस पूरे चुनाव में, अगर हम देखें तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों प्रधानमंत्री की क्यों प्रतिष्ठा दांव पे लगी। एक प्रदेश का चुनाव है, जिस तरीके से अभी झारखंड में चुनाव हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, इसके बाद अभी पंजाब में होंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होंगे। तो हर प्रदेश के चुनाव का प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बना सकते। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान इस चुनाव में रहा है। हमारे गठबंधन को उनके नेतृत्व से बहुत मजबूती मिली है। एग्जिट पोल को अगर हम देखें तो एग्जिट पोल नेक टू नेक दिखा रहा है, केवल चाणक्य और हंसा आपके फेवर में गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ना ओपिनियन पोल के सहारे ना एग्जिट पोल के सहारे मैंने चुनाव लड़ा है। मैंने चुनाव अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी मेहनत से लड़ा है। मेरी मेहनत ये कहती है, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक ये कहता है कि मैं जहां जहां गया हूं, जनता का जो रुझान मुझे देखने को मिला, जो एक आकर्षण हमारे गठबंधन के प्रति उनका देखने को मिला, ये मुझे इस बात का विश्वास दिलाता है कि अब से थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे परिणाम सामने आएंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे। लालू जी तो कह रहे हैं 190 सीट वो ले रहे हैं। लालू जी ने लोकसभा के भी काफी दावे किए। बहरहाल लालू जी के दावों की पोल आज सुबह जब वो गुड मॉर्निंग बोलने आए तो उस वक्त उन्होंने कोई संख्या का जिक्र नहीं किया। कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का एक अभाव दिखने लग गया है। केसी त्यागी जी ने 190 से सीधा घटाकर आज सुबह उसको 150 कर दिया। तो हर बीतते लम्हे के साथ महागठबंधन की संख्या कम होगी और एनडीए की बढ़ेगी। आखिरी सवाल, रामविलास जी को महादलित का एक चेहरा कहा जाता है, दलित का चेहरा कहा जाता है, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी भी है, तो क्या वो सियासत जो है वो वोट बैंक खतरे में है क्या? देखिए, मांझी जी के आने से हमारे गठबंधन को मजबूती मिली है। और जहां तक रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी की, 40 साल का लंबा उनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है। इस दौरान बहुत से और दलित नेता आए, दलित नेता गए, उनकी तुलना उनके साथ की गई, कुछ रहे कुछ गए, पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं के वहीं रहे, मजबूती से रहे, जनता के विश्वास और प्यार के साथ रहे। तो मुझे लगता है कि ये तुलना करना उचित नहीं है।
तो आइए सीधे चलते हैं पटना। कुछ रहे कुछ गए, पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं के वहीं रहे, मजबूती से रहे, जनता के विश्वास और प्यार के साथ रहे। तो मुझे लगता है कि ये तुलना करना उचित नहीं है। तो आइए सीधे चलते हैं पटना, और पटना में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप तस्वीरों में। मिठाई के डब्बे पहुंचने लग गए हैं। ये डब्बे कहां पहुंच रहे हैं, सीधे पूछते हैं राकेश से। राकेश, लालू जी के घर पहुंच गए डब्बे? देखिए दीपक जी, मतगणना शुरू हो गया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के यहाँ मिठाइयों का डब्बा पहुंचना शुरू हो गया है। क्या मिठाई का डब्बा? लड्डू है सर, इसमें लड्डू है और खाजा है। खाजा है। आप बताइए, क्या जीत के प्रति आश्वस्त हैं? हाँ, जीत के प्रति महावीर जी से मंदिर पर से प्रसाद चढ़ा के लाए हैं, महावीर मंदिर से। और ये आशा है कि पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार जोर शोर से बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। हम जो काम किए हैं, गरीब आदमी हम लोग हैं, गरीबों के प्रति हम लोग का आस्था है, और सारी लोगों की आस्था है कि दलित महादलित मिलकर के इनको जोर शोर से वोट दिया है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से ये देख सकते हैं कि खाजा लेकर पहुंचे हैं, क्या जो दावा किया जा रहा है वो तो ये एकदम 110% क्या है? ये खाजा है। खाजा शुभ का प्रतीक होता है। खाजा शुभ का प्रतीक है। हम 190 पर हम आ गए, हम परसों ही आ गए, हम आज तो नहीं आ रहे हैं। तो दीपक जी, साफ तौर पर देख सकते हैं कि मतगणना अभी शुरू हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के घर पर जो मिठाइयों का डब्बा पहुंचना शुरू हो गया है, लोग फूल माले लेके यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव आत्मविश्वास से सुबह से ही लबरेज दिख रहे थे, देर रात जब हमने बात की थी उस समय भी अपनी ओर से दावा कर रहे थे 190 सीट से कम आने के तैयार नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तौर पर चहलकदमी जो है काफी बढ़ गई है। अभी जबकि मतगणना शुरू हुई है, लेकिन उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा सकता है। दीपक जी, बिल्कुल समर्थकों में उत्साह है, और जो आंकड़ा बढ़ रहा है हम आपको बता दें एक बार। भारतीय जनता पार्टी 3 पर, एलजेपी 1 पर और हम 4 पर आगे है, यानी 3 और 1 4 और 4 8 सीटों पर एनडीए आगे है। वहीं जनता दल यूनाइटेड 2 पर, आरजेडी 1 पर और कांग्रेस 1 पर आगे है, यानी महागठबंधन के खाते में फिलहाल 4 सीटों के रुझान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लड्डू तो वहां जा रहा है, जबकि 8 सीटों पर यहां पर हम देखें तो एनडीए आगे है। बिहार चुनाव में 12 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों में एनडीए 8 सीटों पर आगे, जबकि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी 4 सीटों पर। लेकिन लड्डू, मिठाइयां, ये सब कुछ महागठबंधन की ओर से ऑर्डर भी दिए गए। लालू यादव जी के घर पर पहुंच भी चुके हैं लड्डू, और 135 किलो जेडीयू ने ऑर्डर दिए हैं। कम से कम रुझानों को अगर देखें तो ऐसा तो नहीं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा एनडीए का, और इन लोगों की ओर से भी ऑर्डर देने शुरू हो जाएंगे। 17 मिनट हुए चित्रा, 17 मिनट में जो भी ट्रेंड आए, ट्रेंडों को हम जुटला नहीं सकते, जो रुझान आ रहा है उसको जुटला नहीं सकते, लेकिन हमको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, कम से कम 20 से 25 मिनट, तब एक थोड़ी सी तस्वीर साफ होते हुए दिखेगी कि आखिर बिहार चुनाव में अब की बार किसकी सरकार। 9 बजे के बाद जो ट्रेंड आएंगे वो थोड़ा लगेगा कि स्टेबलाइज हो। 8:30 बजे से जब ईवीएम खुलेंगे उसके बाद। जी, एक बार फिर से लेकिन मैं रुक कर लेती हूँ। ज्योति कुमार सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति कुमार जी, नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि 40 सीटें जो कांग्रेस पार्टी को दी है महागठबंधन ने, वो खुद ब खुद एनडीए को आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों का तो सुपड़ा साहब 243 पर 2010 में आप लोग लड़े थे और सिर्फ 4 सीटें जीते थे, और इस बार भी अगर महागठबंधन का साथ नहीं रहता तो कमोबेश वही स्थिति होती। कितनी सीटें कांग्रेस ला रही है? देखिए, इस बार की जो लड़ाई है, इस बार जो बिहार में जो चुनाव की जो लड़ाई थी, ये दूसरे तरह की थी। इसमें यह थी कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले और बाद में जो झूठ बोलकर, गुमराह करके जो वोट लेने का प्रयास किया और समाज में जिस तरह लोगों को बांटने का प्रयास किया था, वो बिहार की जनता जान गई। क्या जिस तरह से दलितों, महादलितों और 2 समुदाय के लोगों को बीच में डराने का काम किया था, तो ये इस बार का इलेक्शन इस पर था कि बिहार की जनता मूर्ख न बने और सही मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर और आगे बढ़ने के मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ाई। इसलिए नरेंद्र मोदी को इस बार बेनकाब बिहार की जनता करेगी, और इसीलिए हम लोग महागठबंधन और बिहार की जनता आश्वस्त है कि हमारी सरकार आएगी। अनुज जी, कांग्रेस पार्टी जी, नहीं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यदि गलती से एनडीए जीत जाता है तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि बिहार की जनता बिल्कुल सांप्रदायिक हो गई है? बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। वो फिर मैं बोलूंगा कि भारतीय जनता फिर से कामयाब हो गई, अपने गुमराह करने में फिर से कामयाब हो गई। ऐसा जनता को जब आप मूर्ख समझ रहे हैं कि गुमराह हो सकती है,
तो मेरे ख्याल से देखिए जनमत जो भी होता है उसको उसी स्वरूप में लेना बेहतर होगा। देखिए हमारा आप देखिए मैं इस बात को कहता हूं कि जो भी रिजल्ट आएगा वो तो सर आंखों पर है, लेकिन बात को आप समझे, हमारा प्रदेश, हमारा पूरा देश एक इमोशनल कंट्री है। तारापुर से हम के शकुनी भावनाओं में बहने वाली सर आपके पास, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बीजेपी +7 पे और जेडीयू नोखा से रामेश्वर चौरसिया आगे हो गए हैं। हमने पीछे बताया था, रामेश्वर चौरसिया नोखा से आगे चल रहे हैं। और माना जा रहा था कि जितने भी सीएम पद के दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे थे उनमें से एक वो भी थे। फिलहाल यहाँ पर देखिए आंकड़े काफी तेजी से बदल गए हैं और बीजेपी +7 पे दीपक जी और जेडीयू +6 पे 8 पे बीजेपी 8 पर और जेडीयू प्लस यानी महागठबंधन 6 पर। हालांकि लालू के बेटे तेजस्वी पीछे हैं, ये खबर है। और उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई थी सतीश कुमार यादव ने, जो बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं, और उन्होंने ही उनकी मां को 2010 में राबड़ी देवी को यहां पर हराया था और एक बार फिर जेडीयू के टिकट से हराया था और इस बार वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। यानी कि तेजस्वी के लिए स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, शुरू से ही जो खबरें आ रही, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, एक तरफ महागठबंधन की जीतने की और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि लालू के दोनों बेटे संकट में हैं, वो हार भी सकते हैं। तो ये खबर शुरू से, जब से चुनाव का अभियान शुरू हुआ तब से इस तरह की खबरें आ रही थी। और ये जो अभी शुरुआती ट्रेंड है, हालांकि ये अभी रिजल्ट बदल सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि करते हैं कि जिस तरह की खबरें वहां से आ रही थी, मुश्किल है, उनके दोनों ही बेटों के लिए मुश्किल है, ये बात बिल्कुल सही है। विनोद अग्निहोत्री जी, और जब लालू के दोनों बेटों का जिक्र होता है तो एक तो तेजस्वी को लेकर पढ़ाई पर जो सवाल खड़े किए गए थे, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, रैली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 1.25 लाख में कितने जीरो लगते हैं, लालू यादव के बेटे अगर बता दें तो फिर मैं देखूंगा। उन्होंने सीधे दावा किया था कि बहुत मुश्किल होगी उनके लिए। तो इस तरह से तंज भी एक तरह से कसे गए उनके दोनों ही बेटों पर। नहीं, खैर चुनाव में देखिए इस तरह के तंज तो आपस में कसे जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, भीड़ में उत्साह भरने। हाँ, भीड़ में उत्साह भरने के लिए। दूसरा, जब आप विपक्षी अपने विपक्ष पर हमला करते हैं तो उसकी जो कमजोरियां होती हैं उसको ज्यादा उजागर किया जाता है। तो जाहिर है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी एनडीए का प्रचार करने गए थे, लालू प्रसाद यादव जो है, नीतीश, दिक्कत क्या थी, भाजपा नेताओं के सामने नीतीश कुमार पर हमला करने के लिए कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। तो मुद्दा लालू यादव थे, कहीं जंगल राज था, कहीं लालू यादव के बेटों का मुद्दा था, कहीं उनकी बेटी का मुद्दा था। तो प्रधानमंत्री तक कोई नहीं बोला कि भाई वो बेटी को नहीं सेट कर पाए, कई बेटों पर बोले। तो कुल मिलाकर के ये जो है एक तरह से लालू यादव को ही निशाना बना करके एनडीए ने महागठबंधन पर हमला किया। महागठबंधन पर हमला किया है एनडीए ने। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कमेंट अनुज जी आपसे भी मैं ले लेती हूं। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लालू प्रसाद यादव 190 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीटें जिन पर जीत का दावा उन्होंने नहीं किया है, ऐसा ना हो उनके दोनों ही बेटे हार जाएं। देखिए, यदि उनके दोनों बेटे चुनाव हारते, यदि ये संकेत पहले से मिल जाए तो मैं आसानी से कह सकूंगा कि पूरा महागठबंधन फिर 90 पे सिमट जाएगा। फिर वो सरकार बनाने, या 190 तो बहुत दूर की बात है, सरकार बनाने के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मैं बिहार में इस बार महिलाओं ने जिस तरह से वोट डाला है वो सलाम कहना चाहता हूं। देखिए, 2010 के चुनाव में 38 जिलों में से केवल 9 जिलों में महिला वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक था, और इस बार पटना, भोजपुर, बक्सर और रोहतास को छोड़कर, इन 4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। केवल इतना नहीं, बल्कि 17 जिलों में तो एब्सोल्यूट वोट महिलाओं के अधिक गिरे हैं पुरुषों की तुलना में। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है या फिर नरेंद्र मोदी के जादू पर ज्यादा भरोसा जताया है। साइकिल उन्होंने दी है नीतीश कुमार ने बच्चियों को, स्कूल जाती हुई बच्चियों को, उसके चलते महिलाओं में उनकी लोकप्रियता काफी है। लेकिन स्कूटी का दावा तो बीजेपी ने कर दिया है ना, वो भी पेट्रोल के साथ कि 2 साल तक पेट्रोल देंगे। 2 साल तक पेट्रोल देंगे, पर स्कूटी किसको देंगे? सबको थोड़ी देने वाले हैं। बिल्कुल। वो मेरिट स्टूडेंट को स्कूटी देने वाले हैं। और पेट्रोल का वादा भी तब किया गया जब नीतीश कुमार ने सवाल उठाया कि आप स्कूटी तो दे दोगे, लेकिन उसके पेट्रोल का क्या होगा? तो मजबूरी में बीजेपी के नेताओं को ये कहना पड़ा कि 2 साल का आश्वासन है, एक कर चुका है। हाँ, उसका तो इन दोनों में ये एक बड़ा फर्क है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार ने जो भी कुछ किया हो, लेकिन 10 सालों के दौरान कोई बड़ी कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम पटना और बिहार के आसपास नहीं दिखाई दी। तो जो महिलाएं 6 बजे घर से नहीं निकल पाती थी, मैंने पिछले 2 इलेक्शन देखे हैं वहां पर, वो महिलाएं जो है, चाहे 2010 हो
चाहे 2015 हो, वो रात में 10-10 बजे तक घूम रही हैं अपने गांवों में, अपनी सड़कों पर। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जो नीतीश कुमार की महिलाओं को लेकर पक्ष में जाती हैं। ये बातें महिलाओं को लेकर पक्ष में जाती हैं, लेकिन एक बार फिर से आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। चूंकि महागठबंधन में 40 सीटों पर वो चुनावी मैदान में है, कितनी जीतेगी ये तो अलग बात है। लेकिन अशोक चौधरी जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं बिहार के, उनसे बातचीत की है अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता ने, सुनिए। शुरू हुई है वैसे वैसे ही लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी साहब से। चौधरी साहब, आपको क्या उम्मीद है? कांग्रेस के लिए ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार अगर नंबर देखें तो बहुत कम था, और इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस से उम्मीद कर रही होगी कि उसके बेहतर नंबर आए। नहीं, बिल्कुल हम बेहतर नंबर की भी उम्मीद कर रहे हैं और महागठबंधन सरकार की भी उम्मीद कर रहे हैं। और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि महागठबंधन की सरकार अच्छे नंबर, अच्छी संख्या के साथ होगी। चलिए साहब, ये तो दावा लालू जी भी कर रहे हैं। हमारी वशिष्ठ नारायण सिंह से बात हुई, उन्होंने भी यही दावा किया। आगे का क्या होगा, क्योंकि अब सरकार बननी है तो मंत्री बनेंगे, तो कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई बातचीत जो है रखी गई है या कुछ सोचा गया है? अभी के समय में हमारी प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकना था। मैं समझता हूँ उसको रोकने में हम सफल रहे। बाकी सरकार में शामिल होना है नहीं होना है ये एक पॉलिसी डिसीजन है। अब ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की अपनी वर्किंग काम करने का अपना तरीका है और वर्किंग कमेटी निर्णय करती है, आलाकमान इस पर अंतिम निर्णय आलाकमान का होगा कि हम सरकार में शामिल होंगे या नहीं। राघोपुर से लालू के बेटे तेजस्वी आगे हो गए। 26 साल के तेजस्वी आगे चल रहे हैं। राघोपुर से सतीश कुमार यादव बीजेपी की तरफ से मैदान में है, यानी कि सतीश पीछे चल रहे हैं। जीतन राम मांझी अपनी दोनों ही सीटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा जो हम टॉप बैंड में दिखा रहे हैं दीपक जी, बीजेपी प्लस 35 पर और जेडीयू प्लस 22 पर, और यहाँ देखिए जेडीयू 20 और आरजेडी सिर्फ 1 सीट पर। ये क्या दर्शाता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जैसा कि अनुज जी ने कहा, प्रदीप जी ने कहा, दोनों का रुझान अगर हम देखा जाए तो ये हो सकता है कि आरजेडी के पॉकेट की सीट्स कम खुली हों, ये भी हो सकता है अभी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमको 59 सीटों के रुझान प्राप्त हुए हैं, जिसमें 37 पे एनडीए आगे है और 23 पर जनता दल यूनाइटेड। 8:27 हो चुके हैं और यानी कि 3 मिनट का और इंतजार। जब ईवीएम खुलेंगे और उसके बाद स्थिति माने यही जा रहा है कि 9 बजे के आसपास थोड़ी साफ होगी और 10 बजे तक तो पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार। एक छोटे कमेंट प्रदीप जी आपसे मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि पोस्टल बैलेट ही है, लेकिन यहां पर देखिए सबसे ज्यादा हैरानी आरजेडी को लेकर कि 1, जेडीयू 21, जबकि बीजेपी प्लस 37 पर आगे। नहीं चित्रा, इन आंकड़ों के आधार पर कोई राय बनाना जो है बड़ा भ्रामक होगा, और वो मतलब इस समय कुछ अगर प्रेडिक्शन किया जाए तो बिल्कुल गलत हो सकता है। लेकिन ये चाणक्य के करीब जाता हुआ अभी तो दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से। लेकिन एक घंटे का इंतजार करना चाहिए जब आप कुछ कह सकेंगे कि किस दिशा में चुनाव जा रहा है। चित्रा जी, यदि ये केवल पोस्टल बैलेट हैं और उसमें भी जेडीयू गठबंधन 30 सीटों पर बढ़त ले रहा है, बीजेपी गठबंधन केवल 37 सीटों पर, तो मैं कहूंगा कि जो बाकी जब ईवीएम खुलेंगी तो वो जरूर जेडीयू महागठबंधन के पक्ष में जाएंगी। जी देखिए, आंकड़ा बदला है। हाँ, 39 और 30, एनडीए 39 और महागठबंधन 31। विनोद, मैं अभी वही जैसा अनुज कह रहे हैं कि अभी जो है ये सारी सीटों से पोस्टल बैलेट के ही रुझान आ रहे हैं, और जाहिर है कि पोस्टल बैलेट के बारे में हम लोगों को एक धारणा भी है कि ये है, लेकिन अभी बिल्कुल प्रदीप जी की धारणा नहीं साहब। हर इलेक्शन में जो आप पिछले 10-15 साल में हुए हैं, आप देखेंगे कि 2004 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट सरकार हार गई, उस समय भी बहुत सारे क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट यानी सरकारी कर्मचारी जो आर्मी में हैं या दूसरी जगह उनके वोट जो है वो बीजेपी की तरफ गए हुए थे। नहीं, वो पिछले हिमाचल विधानसभा चुनाव में तो धूमल जी के नगाड़े बजने लगे थे शुरू ट्रेंड देख करके, उसके बाद अचानक जो है सारा वो टेलीविजन बाइट भी आ गई थी। तो अभी 1 घंटा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, कुछ भी जो है इस पर कहना। ज्योति कुमार सिंह जी के पास मैं चलूंगी, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति जी, लेकिन अगर आप लोग जीतते हैं तो वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें आप बताएंगे जिसका भरोसा आपने बिहार की जनता के अंदर पैदा किया और उसके बलबूते आपने बहुमत के आंकड़े को छुआ, अगर ऐसा होता है तो? सबसे पहली बात, सामाजिक न्याय और
जो धार्मिक और सारे लोगों को इक्वल रूप से इंपॉर्टेंस देना, इज्जत देना, सम्मान देना, उनके अधिकार को दिलाना जी। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण होगी, विकास, एजुकेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इन सारी बातों पर, दो बातों पर सबसे महत्वपूर्ण रूप से लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि और महागठबंधन ये के लोग पहली बार है जब ध्यान जेडीयू दें। के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है, इसका श्रेय तो विकास, एजुकेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इन सारी बातों पर, दो बातों पर सबसे महत्वपूर्ण रूप से लेकिन कांग्रेस साहब पार्टी ने कहा कि और महागठबंधन ये के लोग पहली बार है जब ध्यान जेडीयू दें। के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है, इसका श्रेय तो आपको नीतीश कुमार को कम से कम देना चाहिए। जी, मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है जब जेडीयू के साथ मिलकर आप चुनावी मैदान में हैं बिहार में, तो विकास कहाँ किया है कांग्रेस पार्टी ने? कम से कम साफ तौर से आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे ही कांग्रेस की नैया भी पार लगने जा रही है बिहार में। देखिए, जब कोई गठबंधन बनता है तो हर पार्टियों की अलग अलग एक शक्ति होती है, अपनी पहचान होती है और उसी आधार पर गठबंधन बनता है, लाइक माइंडेड लोग बनते हैं। तो एक सेक्युलर पार्टी बनी, विकास के बारे में सोचने वाली गठबंधन बनी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है और कांग्रेस पार्टी भी ने जो 10 साल काम किया, इसमें कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई का काम, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, इन चीजों के बारे में बात की। नीतीश जी की अपनी एक पहचान है, अपना एक काम है, उसी तरह आरजेडी का अपना एक अलग काम है। तो इस गठबंधन तो तीनों पार्टियों की बनी है, तीनों की अलग अलग शक्तियों लाइक माइंडेड होकर ही बनी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जितने राइट आपने गिनाए हैं वो लोकसभा चुनावों के दौरान आप जनता में वो भरोसा राइट को लेकर पैदा नहीं कर पाए थे, लेकिन दीपक जी महत्वपूर्ण यही हो जाता है, अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी, चूंकि उसका हम जिक्र कर रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने वहां पर रैलियां की और उत्साह जगाने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई यही है कि महागठबंधन के सहारे ही कांग्रेस खुद को आगे बढ़ाने को देख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में उसकी स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब है। जी हाँ, अगर पिछले विधानसभा की बात करी जाए तो पिछली विधानसभा में मात्र 5 सीटें थी कांग्रेस के पास। इस वक्त वो 40 सीटों पर लड़ रही है। 2010 में उसने 5 सीटें जीती थी। जाहिर सी बात है वो गठबंधन, महागठबंधन के सहारे है और कांग्रेस भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका कोई भला नहीं होने वाला है। कम से कम यहाँ पर ये संकेत तो जाएगा अगर महागठबंधन जीतता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाकर सभी ने सफलता पाई है, क्योंकि उनको लगता है कि अकेले नरेंद्र मोदी से निपटना अब कांग्रेस की बात नहीं है। इसीलिए वो एक जूनियर पार्टनर बनकर 100 सीटों पर जहां आरजेडी लड़ रही है, 100 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है और 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। 243 पे लड़ा था, 2010 पर लड़े थे और मात्र 5 जीते थे जी। तो अगर और इसी तरह का क्या महागठबंधन के फेवर में तो शायद उनको लगता है कि 5 से भी ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ जाए। अभी रुझान में 2 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, 45-32 जी 45 और 32 का आंकड़ा हो गया है, तेजी से चेंज हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमको 15-20 मिनट और इंतजार करना चाहिए, तब शायद एक रियल पिक्चर हमको मिल सके। लेकिन महागठबंधन अगर यहाँ पर जीत हासिल करता है तो क्या इसका असर हमें अब देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वहां पर भी अच्छी नहीं है और समाजवादी पार्टी बीएसपी के लिए अकेले लड़ पाना बीजेपी से कम एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है और अभी हम उस पर जंप कर जाएं ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि बड़ी साफ बात है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी में तो किसी भी तरह का कोई समझौता हो नहीं सकता। कांशीराम साफ कर चुके हैं कि बीएसपी ने एक ही बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से समझौता किया था, अगली बार वो नहीं करेंगे। ये बात वो कई बार बोलते थे कि महाराष्ट्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी का पैक्ट हुआ था, उसके वक्त जो हिस्टोरिकल ब्लंडर किया था अम्बेडकर साहब ने, उसका मजा चखाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को जूनियर पार्टनर बना के लड़ाया है। तो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन काफी डिफरेंट है, हमको इंतजार करना पड़ेगा कि यहां पर क्या होता है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर नहीं चलती है, ऐसे हालात में केंद्र में उन पर हमले बहुत बढ़ जाएंगे। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों से उनकी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। पार्टी के अंदर से कम होगी, लेकिन पार्टी के बाहर विपक्ष की दिक्कतें उनके लिए बहुत शुरू हो जाएंगी। यूपी से जुड़ा हुआ सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आज सुबह ही बीजेपी के तमाम नेता कानपुर में यज्ञ हवन कर रहे थे बिहार में बीजेपी की जीत के लिए। फिलहाल यहां पर देखिए 78 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं, 45+
45 पर बीजेपी प्लस और 33 पर जेडीयू प्लस, ये स्थिति है। और आरजेडी का आंकड़ा यहां पर बढ़ गया है 10 पर आगे चलती हुई जेडीयू 21 पर, 2 पर कांग्रेस पार्टी। और दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी 39 पर, एलजेपी 3 पर। 3 सीटें ही उसे 2010 में मिली थी, हालांकि उस वक्त लालू प्रसाद यादव के सहयोगी थे रामविलास पासवान, आरएलएसपी 1 पर और हम 2 पर। लेकिन जीतन राम मांझी ने आज सुबह सुबह मीडिया के सामने आकर यह कहा है दीपक जी कि अगर उन्हें बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये क्या दर्शाता है? थाली में रखा हुआ लड्डू होगा तो चित्रा कौन खाना नहीं चाहेगा। अगर रखा रखाया लड्डू उनको मिल जाता है तो वो बोलेंगे आगे बढ़ के कि हाँ मैं खाऊंगा, मैं महादलितों का सबसे बड़ा नेता हूं, नीतीश ने मुझे निपटाया है मुख्यमंत्री के तौर पर हटाकर। तो अगर मिले बने बने लड्डू अगर मिल रहे हैं जीतन राम मांझी को तो वो क्यों इनकार करेंगे? तो क्या एक तरह से दावा भी ठोक दिया है विनोद अग्निहोत्री जी जीतन राम मांझी ने? नहीं, दावा तो खैर कहने की स्थिति में नहीं है, वो कुल 20 सीट तो लड़ी रहे हैं। और ऐसी स्थिति में दावा तो मैं नहीं कह सकता। वो सवाल के जवाब में उन्होंने जब कहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या मुख्यमंत्री, तब उन्होंने कहा मैं किसी रेस में तो शामिल नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं इसको इनकार नहीं करूंगा। कोई नेता ही कैसे कह दे कि मैं इनकार कर दूंगा, और फिर जीतन राम मांझी कैसे कह देंगे? नहीं, ये भी तो क्या कहा जा सकता था कि इंतजार कर लीजिए, जो विधायक हैं वो मिलकर विधायक दल का नेता उनकी महत्वाकांक्षा तो है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी महत्वाकांक्षा तो यहां तक है कि कहीं अगर जो कि नहीं होने जा रहा है कि हंग असेंबली आ जाए तो वो कुछ दाव पेच कर लें, लेकिन वो स्थिति मुझे लगता है न तो आएगी और न उस स्थिति में है। वो दाव पेच किसके साथ? आरजेडी के साथ? क्योंकि मुझे नीतीश कुमार का वो बयान याद आता है जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बताइए, एनडीए के साथ जाना या फिर मांझी को मुख्यमंत्री बनाना। तो उन्होंने सीधे कहा था कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। देखिए, नीतीश कुमार ने जो है एक प्रयोग किया था और वो एक तरह से प्रयोग उस वक्त उनके जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में जिस बुरी तरह से उनकी हार हुई थी बीजेपी से अलग होने के बाद, तो उससे उनकी लीडरशिप को लेकर उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठने वाले थे। और भारतीय जनता पार्टी वहां इस स्थिति में आ गई थी कि उनकी पार्टी के अंदर विद्रोह करा सकती थी, तो उस विद्रोह को शांत करना था। उसके पहले के मुद्दा उठे, इस्तीफा मांगा जाए, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया और मांझी को बना के उन्होंने अपने महादलित कॉन्स्टिट्यूंसी को स्ट्रांग किया और एक मैसेज दिया कि वो पार्टी के अंदर एक सेकंड लीडरशिप भी बना रहे हैं। लेकिन बाद में वो दांव ऐसा हो गया कि जिस तरह से मांझी की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ गई और मांझी के अंदर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और मांझी और नीतीश कुमार में दूरियां हो गई, तो वो दांव गलत। इसका एक संदेश ये भी किया है चित्रा, मुझे लगता है कि आगे भविष्य में कोई ऐसा छत्रप नेता जो है वो अपने परिवार के अलावा किसी को नेता बनाने के लिए 100 बार सोचेगा। 100 बार सोचेगा। जैसे देवीलाल जी ने ओमप्रकाश चौटाला को बनाया, लेकिन इस मामले में तो फिर नीतीश कुमार कमजोर रहेंगे और नरेंद्र मोदी के पास भी कोई नहीं है, तो ये स्थिति अलग हो जाती है। लेकिन अनुज जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल है चूंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कास्ट के हिसाब से, उसमें हमने देखा है महादलितों में एनडीए की स्थिति काफी अच्छी है और तकरीबन 20% का फर्क है महागठबंधन और एनडीए में। मतलब एनडीए ने जीतन राम मांझी के भरोसे एक भरोसा तो पैदा कर दिया है महादलितों के वोट को लेने के लिए। देखिए, ये वोट मांझी साहब के कारण जा रहे होंगे या लोकसभा चुनाव में भी गए होंगे इसलिए जा रहे हैं, ये अंतर कर पाना मेरे लिए बड़ा कठिन काम है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में गया से जेडीयू की टिकट पर लड़ते समय मांझी साहब अपनी जमानत गंवा बैठे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाए। देखिए, पुरुषस्य भाग्यम, वो जो कहते हैं ना कि भाग्य कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो मांझी साहब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जिस तरह से हटे, हम इस चुनाव में उनको एक फैक्टर मान करके यदि चर्चा कर रहे हैं तो वो केवल भाग्यवश हुआ है। केवल वो स्वाभाविक है कि सीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी स्वजाति के का गौरव बन गए वो, और वो कुछ वोट ट्रांसफर करा पा रहे होंगे। लेकिन और जैसा कि अभी वो एक प्रश्न था कि क्या आप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा हाँ जी यदि मौका मिला तो करूंगा। तो भाग्य कब किसको कहां ले जाएगा कोई नहीं जानता है, शायद इसलिए वो मांझी साहब वो अवसर भी खोना नहीं चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए नई ताजा खबर आ रही है शिवहर से, हम की लवली आनंद आगे हैं। जो बाहुबली है आनंद मोहन सिंह, उनकी पत्नी है लवली आनंद और पूर्व सांसद रह चुके हैं आनंद मोहन सिंह। लवली आनंद भी एक बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन अगर आंकड़ा हम देखें 46-33, यानी कि एनडीए गठबंधन लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल बढ़त बनाए हुए है और देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि अगले 30 से 40 मिनट में ये ट्रेंड किस तरह जाता है, कहां जाता है। लेकिन